हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 के लिए टॉनिक लाता हूँ और पेपर 2 के लिए आपको बुलेट लाता हूँ। और ये आपका पेपर 2 है। पेपर 2 का ये आपका 7वां क्लास है। इससे पहले मैंने सीटेट पेपर जो टॉनिक है पेपर 1 के लिए उसको मैंने 7 क्लास उसमें दे दिया है और उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से उन सभी वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं। यदि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जितने भी मैं प्रश्न लेता हूं सभी के सभी आपको सीटेट एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। और उसके अलावा जो आने की संभावना होती है प्रश्नों को उनको भी लेकर के मैं आता हूँ। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न ये भी आपको सीटेट में पूछा हुआ है। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिनमें से हम लोग घटाएं उसको तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए जो दी हुई है संख्या हो। तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या पूर्ण बन जाए, उसमें से क्या घटानी है वो यहाँ पूछ रहा है। तो उस संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वो संख्या क्या है आपको 8933304। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल निकालना तो आप जानते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो का पेयर लेते हैं और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि 9 9 वहाँ 81 रखें तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा, इसका 89 से क्या है छोटा है और सबसे नजदीक है। और 9 क्या हो जाएगा आपको 81 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो क्या होगा आपको 8 हो गया। और इनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो ये हो गया आपको 18। अब ऊपर से डबल डिजिट उतरता है नीचे तो ये हो गया आपका 33। अब ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, यदि यह 181 हो गया या 181 हो जाएगा तो एक बार में जाएगा, लेकिन एक बार से हम लोगों को अधिक बार में जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम 4 रखते हैं, यदि हम यहाँ 4 रखते हैं तो कितनी बार में जाएगा, देखिए चचो के 16 हो जाएगा और अठचौ के 32 एक 33 हो जाएगा। अब 4 का 4 हो जाएगा और 3 4 3 7 हो जाएगा। और इनको आप घटाइए तो 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा आपका 7 आएगा। अब ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा आपको 9 आएगा। और ये क्या हो जाएगा आपको 4 4 8 हो गया और ये 8 हो गया और ये 1 हो गया। पुनः ऊपर से 2 डिजिट नीचे उतरता है, इतनी बात तो आप जानते ही हैं। तो पुनः 2 डिजिट उड़ा। अब ये कितनी बार में जाएगा इसको यहाँ पर देखना है। तो यदि हम इसे 5 बार में लेकर के चलें, 5 बार में तो क्या आता है, बचा 25 के लिए 5 बचा कितना 2, 8 5 40 तो 42, 42 के लिए क्या होगा 2 होगा। और ये होगा 8 5 40, 40 4 44 के लिए 4 बचा कितना 4 और 5 का 5 4 किधर हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। अब इससे यदि हम 6 बार में करते तो उससे अधिक संख्या हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे 5 ही बार में करेंगे, सही कर रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ से आप 14 में से 5 को घटाइएगा तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा आपको 2 आएगा। अर्थात तो संख्या क्या हो गई 279। कहने का अर्थ ये है कि ये पूरी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि उसमें से हम लोग 279 को घटा देते संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और वही चीज पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अर्थात 279 हम यदि घटा दे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे पूछ रहा है, पहला कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक अभाज्य संख्या होता है। ये कोई जरूरी है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। तो क्या है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो ये 3 है अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है और 10 क्या आएगा, क्या अभाज्य संख्या आएगा, ये गलत हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। एक जो अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। अभाज्य संख्या क्या होती है आपको 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, उसी तरह से आगे आपको बढ़ता जाता है। अभाज्य संख्या कौन कहलाती है, तो वो संख्या जो सिर्फ एक और खुद से विभाज्य हो वही अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, सब क्या है विषम संख्याएं हैं तो हो सकती है। आगे देखिए कह रहा है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। हाँ ये भी बात सही है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या आपको अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी।
आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, गलत है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें बी और सी कौन सा ऑप्शन में है, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये कह रहा है कि किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। कितना विद्यार्थी हैं, 18 विद्यार्थी हैं और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। क्या कर रहा है आपको यहाँ पर, अधिकतम समान माप वाले समूहों की संख्या। तो जब भी आपको अधिकतम की बात करें तो उस स्थिति में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको अधिकतम की बात करें तो उस स्थिति में मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ संख्याएं हैं 18 है और यहाँ पर आपको है 24, या 18 और 24, ठीक है। तो इनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 18 क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 18 क्या होता है, 2 9 18 होता है, और ये 8 के 24 होता है, ये 8 के 24 होता है। तो आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या क्या करती है, काट देती है। जो दी हुई संख्या क्या करती है, काट देती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी इसमें होगी जो इन दोनों को काट देगी। तो वो संख्या यहाँ पर यदि हम लें तो 3 क्या करेगा, 24 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग 2 को भी लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 2 को भी लेंगे। हम लोग वो संख्या लेते हैं जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए 3 इसमें भी शामिल है, तो 9 में भी तो 3 है, यहाँ पर 8 में भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं में 2 और 3 आपको शामिल है। तो यहाँ पर यदि हम एचसीएफ कहें, जो काटने वाली संख्या है पूरा का पूरा, वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 अर्थात 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। अब 6 18 को भी 3 बार में काटेगा और 24 को भी आपको 4 बार में काटेगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको 6 विद्यार्थियों का आपको लेना है, 6 विद्यार्थियों का समूह लेना है। इतनी बात आपको पता चल गई। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो 6 विद्यार्थी का समूह बनेगा, ये तो आप जान गए, लेकिन जो समूहों की संख्या कितनी होगी उसी को यहाँ पर आपको निकालना है। तो समूहों की संख्या अर्थात 18/6 प्लस 24/6, अर्थात यहाँ पर 18 में 3 समूह बने और ये 24 में आपको 4 समूह बने। तो कुल समूह कितने हो गए, 3 + 4 = 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने हो गए, 7 हो जाएंगे, अर्थात 7 समूह बनेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी प्रश्न आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की बात है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई भी संख्या बटे के रूप में हो और उसका पावर माइनस हो, क्या हो, पावर माइनस हो, तो पावर को माइनस जो है उसका हटाने के लिए जो संख्या है उसको उलट देते हैं। तो ये हो जाएगा a/1 और इसका पावर 1 हो जाएगा, अर्थात 1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और उसी तरह से कोई संख्या आपको यहाँ पर दी हुई है, ये क्या है, इतना है, 1/a है और इसका पावर आपको -1 है, तो उसका भी अर्थ वही होता है कि 1/a का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और माइनस में पावर है तो इसको हम लोग a 1/a, यहाँ पर आपको a लिख सकते हैं, 1/a नहीं बल्कि a की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/3 का पावर -2 है, तो -2 पावर है, इसको हम लोग को प्लस में करना है। तो प्लस में करने का मैंने आपको बता ही दिया कि 3/1 के पावर 2 हो जाएगा। तो 3/1 एक नीचे लिखे या ना लिखे, ठीक है, बात बरोबर है, अर्थात 3 के पावर क्या हो गया आपका 2 हो गया। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। माइनस, अब उसी तरह से 1/4 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पलट देंगे तो पावर उसको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 के पावर आपको 1 हो गया। और यहाँ पर दिया है कि सबका पावर क्या है आपको -2 है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब ये 9 हो जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के पावर क्या है आपको -2 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पुनः पलट देंगे। इसको क्या करेंगे, पुनः पलट देंगे, इसका पावर प्लस करने के लिए, जो क्योंकि ऑप्शन में सभी क्या है, प्लस में है। तो इसका पावर करने के लिए क्या करेंगे, 1 के बटा में हो जाएगा 5 और पावर इसका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, अर्थात 1/, क्या हो गया, ये 25 हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1/25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा पूछ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले भी प्रश्न बनाया है वो भी आपको हमेशा उन पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि इतना गुणा इतना है और इतना के पावर इतना है कि योग को p गुणा n के मानक रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 2p प्लस n का मान क्या होगा यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो 1.5 है इंटू 10 टू दी पावर आपको 6 है और इतना के योग को, और इनका योग है 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 7 के योग को इस रूप में व्यक्त किया जाता है p इंटू 10 टू दी पावर n के रूप में। उस स्थिति में 2p प्लस n का मान आपको यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सभी पॉइंट में अर्थात जो संख्याएं क्या होंगी बहुत करीब होगी, अर्थात इनमें से हम लोग क्या करते हैं 10 के पावर 7 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर जो 6 है ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 1.5 है, 1.5 है इंटू 10 टू दी पावर 6 है। ठीक है, तो यदि हम इसका पावर 7 करें तो ये क्या हो जाएगा 0.15 इंटू 10 टू दी पावर 7। इसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, एक पावर हटाकर 10 से गुणा करेंगे तब पुनः यहाँ पर आ जाएगा। तो आशा है कि इतनी बात आप जानते होंगे, इसके बारे में कोई विशेष चर्चा करने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग 10 टू दी पावर क्या करते हैं 7 कॉमन लेते हैं। तो जब 10 टू दी पावर 7 कॉमन लेंगे तो ये 1.5 क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 3.7 और इनमें से हमने कॉमन ले लिया है 10 टू दी पावर 7। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये बराबर है किसके p इंटू 10 टू दी पावर n के बराबर है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इनको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 है 7 में 1 जुटेगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 है तो 3.85 हो गया और इंटू ये हो जाएगा आपको 10 टू दी पावर 7 और बराबर क्या हो जाएगा आपको p इंटू 10 टू दी पावर n। तो अब इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि आपको p का वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा और 10 टू दी पावर n अर्थात 10 टू दी पावर n अर्थात n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 7 हो जाएगी। यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना, n का वैल्यू आपको 7 हो जाएगा और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.85 हो जाएगी, 3.85 हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर पता चल गया होगा। अब उसी से आप उसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। किसका मान निकालना है आपको 2p प्लस n का, 2p प्लस n का मान निकालना है आपको। तो 2 गुणा p यही ना है तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुना के 10 हो जाएगा, 8 गुना के 16 1 17 हो जाएगा और 3 गुना के 6 7 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आप रख दीजिए और प्लस n कितना है 7 है और इसी को जोड़ दीजिए तो 7 7 कितना हो जाएगा 14.7 हो जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 14.7 कौन सा है 14.7, ऑप्शन नंबर 4 है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत हुआ होगा तो एक बार और इसे देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर वो पूछ रहा है। तो किसी समबाहुभुज में, तो आप जानते हैं कि समबाहुभुज का बाह्य कोण, ठीक है ना, समबाहुभुज का बाह्य कोण जानते हैं क्या होता है आपको, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये होता है आपको 360 और बटा के n होता है। ठीक है, और बटा में कह रहा है कि इनका अनुपात है किसका अंतः कोण का, उसी तरह से समबाहुभुज के अंतः कोण आपको क्या होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अंतः कोण आपको क्या होते हैं। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा के n होता है और इनका अनुपात आपको दिया है कि 1:4 के अनुपात में, किसके अनुपात में है 1/4 के रूप में है। ठीक है, अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है और इसकी भुजाओं को आपको निकालना है। आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये n से n क्या हो जाएगा आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 180 डिग्री है ना, ये 360 कट जाएगा आपको 2 बार में, अर्थात आपको मिला क्या, यहाँ पर मिला क्या 2 बटा के n-2। ठीक है, और बराबर है 1/4
4 के क्रॉस इसका गुणा करा लीजिए, क्रॉस गुणा करा लीजिएगा, आसान से इसके हमारे निकल जाएंगे। यहाँ से गुणा कराइएगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर गुणा कराइएगा तो n माइनस 2 हो गया। इसलिए n क्या हो गए आपको, n कितने हो गए 8 में 2 इधर जाकर के जुट जाएगा तो 10 हो जाएगा। और n क्या है यहाँ पर, n होता है भुजाओं की संख्या, अर्थात उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है 10 है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि नहीं समझ में आई है तो एक बार और देख लीजिएगा। अब देखिए आपका ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन, यहाँ पर कथन दिया हुआ है और यहाँ पर कारण दिया हुआ है। कह रहा है कि एक अष्टभुज में 8 सममित रेखाएं होती हैं। यहाँ पर अष्टभुज की बात यहाँ पर सिर्फ कर रहा है कि अष्टभुज में, और उसका कारण कह रहा है कि एक समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। ये बात सही है और ये बात क्या है आपको गलत है। यहाँ पर अष्टभुज की सिर्फ बात कह रहा है, यदि समष्टभुज की बात कहता तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ अष्टभुज। और इस ऑप्शन में कह रहा है, कारण कह रहा है कि एक समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उसकी भुजा की संख्या के बराबर होती है। जब वो बहुभुज सम बहुभुज हो तो उस स्थिति में जितनी उसकी भुजाएं होती हैं उनमें सममित रेखाओं की संख्या ही उतनी होती है। तो ऑप्शन देखिए, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है, तो ये क्या हो गया आपका सही हो गया। ए असत्य है लेकिन आर क्या है सत्य है। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपको अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी आयत वर्ग हैं, सभी आयत क्या है वर्ग हैं, ये बात गलत है, सभी आयत वर्ग नहीं होते। आगे कह रहा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, सभी सम चतुर्भुज जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज हैं। तो ये बात सही है कि सभी सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। आगे कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है, सभी वर्ग क्या है समांतर चतुर्भुज नहीं है होते हैं। ये भी क्या होते हैं आपको होते हैं, सभी जितने भी वर्ग होते हैं ना समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि सभी वर्ग समलंब है, हाँ सभी वर्ग क्या होते हैं एक समलंब भी होते हैं। तो इनमें देखिए ऑप्शन कौन सा है बी और डी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपको ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न पर्चियों पर 1 से 25 तक प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या इन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। राज बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालता है, इस पर्ची पर एक भाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, जहाँ पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता कह रहा है। तो आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से और खुद से केवल करती है, क्या करती है एक और खुद से केवल करती है। और वहीं पे यदि हम भाज्य संख्या के बारे में बात करें, भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो ये होती है एक और खुद को छोड़कर कम से कम एक और से, कम से कम एक और से कटे। ठीक है ना, कम से कम एक और संख्या से कटे, एक और संख्या से कटे। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए और पता शायद होगी भी। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न पर्चियों पर 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 से 25 तक की। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एक पर्ची पर एक संख्या लिखी है, ये भी बात आपको समझ में आ गया। राज बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालता है, इस पर्ची पर भाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 25 तक में यदि भाज्य संख्याओं के बारे में बात किया जाए कि भाज्य संख्या कितनी है, तो भाज्य संख्या आपको 15 होती है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। पहली भाज्य संख्या आपको यहाँ पर होती है 4 होती है, दूसरी 6 होती है, तीसरी 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है, आपको 12 होती है। उसी तरह से आपको यहाँ पर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा, आपको 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा,
24 हो जाएगा और आपको 25 हो जाएगा। इनको आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या है आपको 15 भाज्य संख्याएं आपको होती है। और ये सभी की सभी संख्या एक और खुद को छोड़कर कम से कम एक ऐसी संख्या से विभाजित है, ठीक है ना, एक और संख्या से आपको विभाजित है। तो 15 आपको भाज्य संख्याएं होगी और उन्हीं की प्रायिकता यहाँ पर निकालनी है कि भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो भाज्य की प्रायिकता यहाँ पर आपको निकालनी है, भाज्य की प्रायिकता। तो भाज्य संख्याएं है कितनी, भाज्य संख्याएं आपको हैं टोटल 15। तो जो पूछा जाए उससे ऊपर रखते हैं, तो जो भाज्य निकालना है तो भाज्य को हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल को क्या करेंगे हम लोग नीचे रखेंगे। तो कुल कितनी है 25 है, 1 से लेकर के 25 प्राकृतिक संख्या में कुल संख्या कितनी होंगी आपको 25 होंगी। तो नीचे हो जाएगा 25। अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए, 5 3 15 50 25 अर्थात इनकी जो प्रायिकता होगी क्या होगी 3 बटा करके 5 होगी। तो 3 बटा के 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि आंकड़े आपको दिए हुए हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर तथा परिसर का इनका माध्य निकालना है। जो दिया हुआ है उनका पुनः माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं हम लोग सजाते हैं नंबर वाइज, ठीक है, छोटी से बढ़ते से घटते क्रम में या फिर घटते से बढ़ते क्रम में, किसी भी क्रम में इनको हम सजाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, एक से बड़ी क्या है आपको 2 है और 2 कितनी बार है ये भी आपको देखना है। तो 2 कितनी बार है 2 बार है। उसके बाद बड़ी संख्या 3 कितनी बार है तो 3 आपको एक ही बार है। उसके बाद हम लोग लेते हैं 4 और 4 कितनी बार है, ध्यान दीजिए 4 आपको 3 बार है। और उसके बाद उससे बड़ी संख्या लेते हैं, तो उससे बड़ी संख्या क्या है आपको 8 आएगी, तो 8 को लेंगे। उससे बड़ी संख्या 9 आएगी, 9 को लेंगे। उससे बड़ी संख्या आपको 13 आएगी और इतनी ही केवल संख्या है। इन संख्याओं को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इनके क्या करना है आपको माध्य निकालना है। इनका क्या करना है आपको माध्य निकालना है। तो माध्य के बारे में तो आप जानते हैं ना, जितनी संख्या है सबका योग, प्रेक्षणों का योग बटा के प्रेक्षणों की संख्या। तो इनको सबको आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो यदि जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए इसी तरह से। आपको 13 9 कितना हो जाएगा 13 9 22 हो जाएगा, 22 8 30 हो जाएगा, 30 और 12 आपको 42 हो जाएगा, 42 3 45 हो जाएगा, 45 और ये आपको 50 हो जाएगा। और टोटल संख्याएं कितनी है 5 है। अर्थात माध्य के बारे में बात करें तो माध्य कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है माध्यक, कि माध्यक इसका क्या हुआ, ठीक है। तो माध्यक मध्य वाली संख्या होती है माध्यक, माध्यक, ठीक है, माध्यक या माध्यिका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या आएगी, इधर से 3 छोड़िएगा, इधर से 3 छोड़िएगा तो इतनी संख्या है। तो इधर से 4 लीजिए और इधर से भी 4 लीजिएगा, तो मध्य में संख्या क्या आ रही है 4 और 4 दोनों आ रही है। तो माध्यक क्या हो जाएगा ये जब दो संख्याएं हो जाए, यदि 11 संख्याएं होती तो बीच में सिर्फ एक संख्या आपको मिलती और वही उसका माध्यक। लेकिन यहाँ पर आपको 2 संख्याएं मिल जा रही हैं, 2 संख्या मिल जा रही है, तो उनका क्या करते हैं हम लोग योग करते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा और 8 में 2 से भाग करेंगे तो इसका माध्यक कितना आ गया आपको, माध्यिका कितनी हो गई 4 हो गई। तो माध्यक आपको 4 प्राप्त हो गया। आगे कह रहा है कि बहुलक क्या होता है। बहुलक का अर्थ जानते हैं कि क्या होता है, जो सबसे अधिक बार होता है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ से आप बहुलक के बारे में भी जान गए कि बहुलक आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे अधिक बार 4 है तो बहुलक भी इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि इसका परिसर, ठीक है ना, आगे इसका कह रहा है कि परिसर, ठीक है। तो परिसर तो आप जानते हैं कि परिसर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 13 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी और इन्हीं का अंतर। अर्थात परिसर आपको क्या निकल करके आ गया 12 आ गया। इतनी चीजें आपको पता हो गई। और इन्हीं का आपको निकालना है माध्य, इन्हीं का सबका क्या निकालना है आपको माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है सभी का योग बटा के उनकी संख्या। 10 है 4 है 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया प्लस 4 हो गया और पुनः क्या है आपको 4 है और पुनः आपको क्या है यहाँ पर 12 है और बटा में संख्याएं कितनी हो गई 4 हो गई। तो 4 से क्या कर देना है भाग कर देना है और इन्हीं को आपको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 20 10 30 30 बटा के 4 हो जाएगा, 30 बटा के आपको
4 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितनी बार में जाएगी, सही बात है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। ये 2 हो जाएगा और ये आपको 15 हो जाएगा, तो ये 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 कौन सा ऑप्शन है, कहीं लग रहा है गलत हो रहा है, इसे ध्यान से देखिए कहाँ गलत हो रहा है। अब यहाँ पर आपको माध्य 50 बटा के 5, अच्छा यहाँ पर 10 संख्या आए थे, यहाँ पर सिर्फ 5 से हमने भाग दिया, यहाँ पर 10 से भाग देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका माध्य 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका माध्य 5 आएगा, तो यहाँ पर जो 5 आपको जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 5 है यहाँ पर हमने 10 जोड़ा है ना, यहाँ पर हमने जोड़ना पड़ेगा 5, तो जब 5 जुड़ेगा तो ये 30 न होकर के आपको यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आ जाएगा ये 25, यहाँ से मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया आपको 25 और 25 बटा के 4 और इसमें भाग दीजिएगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा। 6 पॉइंट में आ जाएगा आपको, 6 पॉइंट में सभी है, नहीं है, यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।